हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एवाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पे प्राचीन इतिहास के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। तो इसके पहले जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता हो गया, प्रागैतिहासिक काल, उसके साथ साथ वैदिक काल, इन सब से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट थे, उसको हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है जिसके हम लोग बारे में यहाँ पे देखेंगे, ये है महाजनपद काल। ठीक है, तो महाजनपद काल के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम लोग महाजनपद काल के बारे में देखें तो इसमें जो है टोटल 16 जो है बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और अगर देखें कि ये जो महाजनपद काल है इसके बारे में पहले तो किस किस चीज़ में उल्लेख किया गया है, तो 16 महाजनपदों का अगर देखें जो उल्लेख है, तो ये बौद्ध ग्रंथ एक है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, एक जो है अंगुत्तर निकाय में किया गया है, और दूसरा जो है जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों जो है एग्जाम में पूछे हुए हैं कि जो महाजनपद थे 16 महाजनपद, उनका जो है उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो एक तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और एक जो है भगवती सूत्र हो जाएगा जो कि जैन ग्रंथ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग जो है महाजनपद काल के बारे में जितनी भी बातें हैं, उस टाइम पे जो 16 महाजनपद थे उन सबको जो है यहाँ पे बारी बारी से करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं आज की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि षोडश महाजनपद, यानी कि जो 16 महाजनपद हैं, अब उसके बारे में देखते हैं। तो एक तरफ तो महाजनपद का नाम दे दिया गया है, ठीक है, और एक तरफ जो है संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं कि ये जो महाजनपद था ये कौन से जगह पे स्थित था। तो संबंधित क्षेत्र है और उसके साथ साथ उसकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तरफ महाजनपद का नाम दे देता है और फिर उसकी राजधानियाँ पूछता है कि मिलान करें। ठीक है, और कभी कभी संबंधित क्षेत्र भी दे देता है कि ये जो महाजनपद है ये किस क्षेत्र में उपस्थित है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में संबंधित क्षेत्र और राजधानी दोनों देखते हैं। ठीक है, तो जो पहला महाजनपद है ये हो जाएगा कुरु। अगर इसका संबंधित क्षेत्र देखें तो ये मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर से संबंधित क्षेत्र हैं, और इसकी राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और अगर पांचाल देखें तो पांचाल जो महाजनपद है, पांचाल जो महाजनपद था ये बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद संबंधित क्षेत्र से संबंधित है, और इसकी राजधानी जो थी वो अहिछत्र तथा उत्तरी पांचाल थी। तो इसकी दो राजधानियाँ थी, ये याद रखना है। कहाँ पे थी? तो अहिछत्र और उत्तरी पांचाल थी। ठीक है, उसके बाद आ गया शूरसेन। और जो शूरसेन है, अगर ये देखें किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था उससे संबंधित है। ठीक है, और इसकी राजधानी मथुरा थी। और वत्स जो है, वत्स महाजनपद, ये अगर देखें तो ये प्रयागराज से संबंधित क्षेत्र से संबंधित था, जो कि इलाहाबाद, बांदा तथा फतेहपुर का क्षेत्र था। ठीक है, कहाँ कहाँ का था? इलाहाबाद, बांदा और फतेहपुर का क्षेत्र था। तो कुल मिला के प्रयागराज अगर है तो वहाँ से संबंधित क्षेत्र था, और इसकी जो राजधानी थी कौशाम्बी थी। अब आ गया कोशल महाजनपद। तो ये जो है अवध क्षेत्र से संबंधित था, और इसकी राजधानी साकेत थी। ठीक है, उत्तरी भाग तथा श्रावस्ती दक्षिणी भाग, इसकी जो राजधानी थी साकेत और श्रावस्ती दोनों थी। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे दक्षिणी भाग जो है साकेत हो गया और श्रावस्ती हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से जो है 1-2 मिनट लेट हो गया है। अब यहाँ पे मल्ल जो है महाजनपद है उसके बारे में देखते हैं। तो मल्ल जो है ये जो है संबंधित क्षेत्र जनपद देवरिया से संबंधित था, और इसकी जो राजधानी थी पावा, इसे ही पडरौना बोलते हैं, और कुशीनगर यानी कस्या, इसकी दो राजधानी थी पावा और कुशीनगर। ठीक है, अगला महाजनपद है काशी, और ये जो है वाराणसी से संबंधित क्षेत्र था, और इसकी जो राजधानी थी वाराणसी थी। अब आ गया अंग। अंग देखें महाजनपद जो है इसकी ये जो संबंधित क्षेत्र कहाँ से संबंधित था, तो भागलपुर तथा मुंगेर से संबंधित था,
और जो इसकी राजधानी थी चंपा थी, ठीक है, और मालिनी भी बोलते हैं इसे, तो इसकी राजधानी चंपा थी। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया मगध महाजनपद जो था, ठीक है। तो जो मगध है ये दक्षिणी बिहार, पटना व गया जनपद से संबंधित क्षेत्र था, ठीक है। और इसकी जो राजधानी थी राजगृह थी अथवा गिरिब्रज, राजगृह अथवा गिरिब्रज दोनों नाम एक ही है, नाम बदल दिया गया था, तो यहाँ पे इसकी राजधानी थी। अब आ गया वज्जी महाजनपद। तो वज्जी जो महाजनपद है उस टाइम पे जो वज्जी महाजनपद था ये मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा से संबंधित क्षेत्र जो था वहाँ पे वज्जी था। इसकी राजधानी थी मिथिला, वैशाली व जनकपुर, ठीक है। तो मिथिला, वैशाली व जनकपुर तीनों जो है वज्जी की राजधानियाँ थीं। चेदी या जो चेती है ये आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था और इसकी जो राजधानी थी सोत्थीवती, ठीक है, क्या थी, सोत्थीवती। अब देखते हैं आगे कि कौन सा महाजनपद का नाम दिया गया है। तो अब आ गया मत्स्य, ठीक है, मत्स्य महाजनपद। ये जो है जयपुर से संबंधित था और इसकी जो राजधानी थी विराटनगर थी, ठीक है, विराटनगर। अशमक जो है महाजनपद ये गोदावरी घाटी से संबंधित था, गोदावरी घाटी, और इसकी जो राजधानी थी पोटन या फिर पाटिल थी। तो ये जो अशमक है ये दक्षिण भारत का जो है एक महाजनपद है, तो इसका नाम इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अवंती। तो ये जो है पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी देखें तो उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी राजधानी थी। उत्तरी अवंती, इसे उत्तरी अवंती भी बोलते थे, और दूसरी राजधानी थी महिष्मती यानी कि दक्षिणी अवंती, ठीक है, दक्षिणी अवंती थी। तो अवंती की 2 राजधानियाँ थीं। अब आ गया गंधार। गंधार अगर देखें तो ये जो है पेशावर तथा रावलपिंडी से संबंधित था और जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। कंबोज है। तो कंबोज जो है दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा से संबंधित जगह से संबंधित था। इसकी जो राजधानी थी राजपुर या हाटक, ठीक है, इसकी राजधानी थी राजपुर या फिर हाटक। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है 16 जो महाजनपद थे उसके नाम देख लिए, उसके बारे में देख लिए, ठीक है, उसके नाम और उसकी राजधानियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे हम लोग की बुद्ध के समकालीन जो महाजनपद शासक थे उसके बारे में देखते हैं कि बुद्ध के जो समकालीन कौन कौन से राजा थे और उसका राज्य क्या था। तो अगर राजा देखें यहाँ पे तो प्रद्योत, ठीक है, इसका जो राज्य था ये अवंती में था, और उदयन जो राजा था ये भी बुद्ध के समकालीन है और इसका जो राज्य था वत्स में। प्रसेनजीत जो है ये कौशल इसका राज्य था और अजात शत्रु का राज्य देखें तो मगध था, ठीक है। तो बुद्ध के समकालीन कौन कौन लोग थे, प्रद्योत थे, उदयन, प्रसेनजीत और अजात शत्रु। तो ये नाम जो है एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछा हुआ भी है कि बुद्ध के समकालीन जो है कौन कौन से महाजनपद काल के शासक रहे हैं, तो उनका नाम जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक उत्तर भारत की राजनीति के 4 शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे। तो ये थे कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ठीक है, ये जो 4 थे ये शक्तिशाली राज्य थे, कौशल, वत्स, अवंती और मगध थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है उसको देखते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था। तो ये था बृहद्रथ वंश, ठीक है, बृहद्रथ वंश था। किसके अनुसार, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश अगर देखें तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश के किस राजा ने राजगृह यानी कि गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये जरासंध था, ठीक है, कौन था, जरासंध था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अब आगे देखते हैं बुद्धकालीन भारत के गणराज्य देखते हैं कि कौन कौन से थे, ठीक है। तो बुद्धकालीन अगर भारत के गणराज्य देखें तो पहला तो कपिलवस्तु के शाक्य, ठीक है, दूसरा है कि सुमसुमार पर्वत के भग्ग, अलकप के बुली और केसपुत्र के कालाम, रामगाम यानी रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल और पिप्पली वन के मोरीय, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, ठीक है। तो ये लोग जो थे ये बुद्धकालीन भारत के जो गणराज्य थे ये हम लोग देख लिए कि कौन कौन से गणराज्य थे, ठीक है। तो गणराज्य भी पूछता है एग्जाम में कि बुद्धकालीन कौन कौन से गणराज्य हैं, तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। शाक्य हो गया, भग्ग हो गया और अलकप के बुली, कालाम, कोली, मल्ल और एक पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल।
बाकी जो है मौर्य हो गए पिपली वन के, और लिच्छवी हो गए वैशाली के, और एक विदेह हो गए मिथिला के। ठीक है, तो ये जो है बुद्धकालीन भारत के गणराज्य हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं टॉपिक। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि नवनंद किसे कहा जाता है, तो नंद वंश को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है कुल 9 राजा हुए थे इस वंश में। महाबोधि के अनुसार इनके जो नाम हैं उसको देखते हैं। उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दससिद्धक, कैवर्त तथा घनानंद। ठीक है, तो इतने जो नाम हैं ये नंद वंश के जो शासक हुए उनके नाम दिए गए हैं। और ये किसके अनुसार है, महाबोधि के अनुसार ये नाम है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया कि बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल दिया गया है। ठीक है, और ये किसके अनुसार है, तो बौद्ध साहित्य के अनुसार है। बिंबिसार से नंदों तक, नंद वंश जो था वहाँ तक के राजाओं का शासनकाल अगर देखें तो एक तरफ तो वंश का नाम दिया गया है, राजा का नाम, और उनका शासनकाल दिया गया है। तो सबसे पहले तो हर्यक वंश देखते हैं। ये जो है 544 से 412 ईसा पूर्व तक चला था ये वंश। और इसमें जो राजा हुए थे, राजा का नाम बिंबिसार, सबसे पहले तो बिंबिसार, इन्होंने ही जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद आ गए अजातशत्रु, उदयन या फिर उदयभद्र। ठीक है, उदयभद्र तथा उत्तराधिकारी। तो ये हो गए इनके राजाओं के नाम। इनका जो शासनकाल था ये 544 से 492 ईसा पूर्व, 492 से 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु का था। उसके बाद उदयन जो थे इनका 460 से 412 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो हर एक वंश हो गया। अब देखते हैं जो नेक्स्ट वंश है उसके बारे में। तो अब जो है शिशुनाग वंश के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो शिशुनाग वंश था ये 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक ये वंश जो है शासन किए थे। तो इसमें जो है शिशुनाग, कालाशोक, काकवर्ण बोलते हैं इन्हें, और कालशोक के 10 पुत्र, इन लोगों ने शासन किया था। ठीक है, अगर टाइम पीरियड देखें तो वही 412 से लेकर के कब तक था, 344 ईसा पूर्व तक था। अब आ गया नंद वंश। तो जो नंद वंश था ये 344 से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक ये वंश शासन किया था। इसमें जो है महापद्मनंद हैं शासक, इनको उग्रसेन बोलते हैं, और इनके 8 पुत्र, इन लोगों ने जो है शासन किया था। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है ये क्या है, 344 से 321 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो ये थे कुछ जो शासक और वंश जो थे उसके बारे में हम लोग देखें। अब यहाँ पे है कि पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल अगर देखें तो उसको देखते हैं पुराणों के अनुसार। ठीक है, बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल। तो राजा का जो नाम है ये हो जाएगा शिशुनाग। इसका जो शासनकाल था, यानी कितने वर्षों तक इसने शासन किया था, तो ये 40 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद है काकवर्ण, इसने 26 वर्ष तक शासन किया था। और क्षेम धर्मन, इसने 36 साल तक शासन किया था। और क्षेमजीत अथवा छत्रोजस, इसने 24 साल तक शासन किया था। तो मेन रूप से राजाओं का नाम याद रखना है कि पुराणों के अनुसार जो है बिंबिसार से नंदों तक के जो राजा थे उनके शासनकाल के बारे में, तो उनके क्या क्या नाम थे वो ध्यान रखना है। अब आगे बिंबिसार जो हैं, तो बिंबिसार को देखें तो इन्होंने 28 साल तक शासन किया था। अजातशत्रु इन्होंने जो है 27 साल तक किया था। और दर्शक जो हैं ये 24 साल तक किए थे। उदयन अगर देखें तो ये 33 साल तक शासन किए थे। नंदीवर्धन 40 साल तक शासन किए थे। महानंदिन जो है वो 43 यानी 43 साल तक शासन किए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है महापद्म तथा उनके 8 पुत्र। ठीक है, महापद्म तथा 8 पुत्र उनके। तो ये लोग जो है 100 वर्षों तक शासन किए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार जो है 40 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया था। ठीक है, अब देखते हैं जो नेक्स्ट फैक्ट है उसके बारे में। तो अब यहाँ पे एक फैक्ट है, ये है कि फारसी स्वर्ण मुद्रा तथा रजत मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, तो उसे डेरिक और सिग्लोई नाम से जाना जाता था। तो जो डेरिक था ये स्वर्ण मुद्रा था और जो सिग्लोई था ये रजत मुद्रा था। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम लोग आ रहे हैं पारसिक आक्रमण जो हुआ था भारत पे, उसके प्रभाव देख लेते हैं कि क्या क्या प्रभाव हुआ था, क्या क्या प्रभाव पड़ा था भारत पे।
तो पहला है कि भारत एवं पश्चिम एशिया के बीच जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब आक्रमण हुआ तो दोनों सभ्यताएं थी, उनके बीच क्या हुआ, सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा है कि भारतीय विद्वान एवं दार्शनिक पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। और तीसरा क्या हुआ, तीसरा हुआ कि हेरोडोटस और टेसियस जैसे इतिहासकारों ने भारत के संबंध में सूचनाएं एकत्र की। ठीक है, तो ये फायदे हुए और ये जो है इम्पैक्ट भी पड़ा। अब हम लोग जो है सिकंदर का भारतीय अभियान देखते हैं, क्योंकि सिकंदर का जो आक्रमण था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और एग्ज़ाम में जो है सिकंदर के आक्रमण से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उसके टाइम पीरियड पे कई ऐसे शासक हुए जो कि मतलब एक इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ भी हुई थी उस टाइम पे, तो वहाँ से फैक्ट काफ़ी बनते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इस वजह से सिकंदर का जो भारतीय अभियान है ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें सिकंदर का भारतीय अभियान क्या है। तो पहला है कि खामनी आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में किस दूसरे यूरोपीय आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ था, तो ये सिकंदर का था। ठीक है, तो पहला ध्यान रखना है कि खामनी आक्रमण जो हुआ था इसके पश्चात किसने आक्रमण किया था, यानी कौन सा दूसरा यूरोपीय आक्रमण हुआ था भारत पे, तो ये था सिकंदर का। सिकंदर जो है कहाँ का निवासी था, तो ये मैसिडोनिया का निवासी था। ठीक है, मैसिडोनिया। भारत विजय के उद्देश्य से सिकंदर ने अपना अभियान कब प्रारंभ किया था, तो 326 ईसा पूर्व में जो है अपना अभियान प्रारंभ किया था। सिकंदर एवं पोरस का युद्ध अगर हम देखें, ये काफ़ी फेमस युद्ध था और पूछा हुआ भी एग्जाम में कई बार। सिकंदर एवं पोरस का युद्ध किस नदी तट पर हुआ था, तो ये जो है झेलम के नदी तट पर हुआ था। ठीक है, झेलम नदी तट पर हुआ था। आगे देखते हैं इसमें कि भारत अभियान के समय सिकंदर ने किन दो नगरों की स्थापना की थी, तो एक तो निकया नगर था और दूसरा जो है केफला नगर था। निकया तथा केफला दो नगरों की जो है स्थापना किसने किया था, सिकंदर ने किया था भारत अभियान के समय। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था, तो ये जो है नंदों का शासन था, जो नंद वंश था उसका शासन था। ठीक है, कहाँ पे, उत्तर भारत पर। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो ये जो है घनानंद था। कौन था, घनानंद था। यहाँ पे थोड़ा सा जो है कट गया है जो लिखा हुआ है, तो हम लोग जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये घनानंद था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की जो है स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ठीक है, राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, तो ये मस्सग। ठीक है, मस्सग, ये जो है अशोक राज्य जो था, तो वहाँ के मस्सग ने जो है ऐसा किया था। ठीक है, मस्सग राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ये पूछा हुआ है एग्जाम में, तो मस्सग नाम जो है ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे। तो पहला था कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, और उसकी जो फौज है वो बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता भी मिली थी। ठीक है, तो ये जो तीन मेन फैक्टर हैं, मेन तीन जो कारण हैं, उसकी वजह से जो है भारत में सिकंदर को सफलता मिली थी। ठीक है, अगला है कि भारत अभियान के समय सिकंदर के साथ कौन कौन से यूनानी विद्वान उसके साथ भारत आए थे, तो कौन कौन से यूनानी विद्वान उसके साथ भारत आए थे। तो पहला तो हो गया नियार्कस, दूसरा है आनेसिक्रिटस, तीसरा है अरिस्टोबुलस। ठीक है, तो ये जो है तीन थे, अरिस्टोबुलस था एक, आनेसिक्रिटस था और नियार्कस था। ये तीनों जो है सिकंदर के साथ विद्वान जो तीनों थे भारत में आए हुए थे, ये तीनों जो है यूनानी विद्वान थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य जो है वो देखा जाए तो चतुर्थ जो है शती, यहाँ पे शती लिखा हुआ है, चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो ये जो था ये खोतान था। ठीक है,
ये जो क्या नाम था इसका, तो इसका नाम खोतान था। यानी कि मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित जो राज्य था ये खोतान था। ये क्या था कि चतुर्थ शती में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, खोतान यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको, ये जो है खोतान है। ठीक है, अगला है कि सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा था। तो सिकंदर जो भारत में लगभग 19 माह तक रहा था। ठीक है, कितने माह तक था, तो 19 माह तक। सिकंदर के समय व्यास नदी के पूर्व कौन सा जो है शक्तिशाली गणराज्य स्थित था, तो ये यौधेय, क्या नाम था इसका, यौधेय था, यौधेय। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट फैक्ट है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो सिकंदर है, सिकंदर के आक्रमण का अगर भारत में देखें क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ा था भारत पर। तो पहला था कि भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच जो है व्यापारिक संबंध और दृढ़ हुए थे। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हो गए थे। भारत एवं यूनान के घनिष्ठ संपर्क से आवागमन के लिए समुद्री तथा स्थलीय मार्ग खुल गए थे। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हो गई। यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में भी उलुक शैली के सिक्के ढाले गए थे। ठीक है, तो ये जो शैली है इसका नाम याद रखिएगा, उलुक शैली है। आगे देखते हैं, इसमें है कि भारतीय मुद्रा निर्माण कला का विकास हुआ। ठीक है, भारतीय मुद्रा निर्माण कला का विकास हुआ। कला एवं ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। गांधार एवं यूनानी कला शैली का विकास हुआ। तो याद रखना है कौन सी कला शैली का विकास हुआ, तो गांधार एवं यूनानी कला शैली। ठीक है, दर्शन एवं गणित के क्षेत्र में विकास हुआ। यूनानी शासन पद्धति से भारतीय शासन पद्धति भी प्रभावित हुई थी। और तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया ये है, स्काई लैक्स जैसे यूनानी भारत की यात्रा पर आए। कौन से यूनानी हैं ये, स्काई लैक्स। ठीक है, आगे है, स्काई लैक्स ने भारत से पश्चिमी देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की। भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। तो ये जो खरोष्ठी नामक नई लिपि है, ये एग्जाम में पूछा हुआ कई बार। तो ये जो है कहाँ से जन्म हुआ था, तो सिकंदर जब भारत में आया था उस टाइम से ये हुआ था। ठीक है, ईरानी सिक्के यानी जिसे सिग्लोई बोलते हैं, ये पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित हुए थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि ईरानी सिक्के जो है यहाँ पे प्रचलित हुए। ठीक है, इसका नाम क्या था, सिग्लोई। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो थे यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, तो महाजनपद काल के बारे में जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट हो सकती थी यहाँ पे करा दी गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जो है टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है ये सारी वीडियोस और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। ध्यान रखिए, अच्छे से अपना जो है पढ़ाई करिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।